तो फ्रेंड्स, मैंने परसों ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्डिंग के बारे में कि ये कैसे गिरी, इसका कोलैप्स कैसे हुआ और ऐसी क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए अपनी बिल्डिंग बनाते हुए, ताकि ये सारी चीजें हाथ से कभी आपके साथ ना हो। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर जो हम लास्ट कॉलम देख रहे हैं और जो मिड कॉलम है, इन दोनों की डिस्टेंस और जो ये इसके आगे कैंटिलीवर छोड़ा गया है, यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर सा छोड़ा गया है, इसकी ये दोनों डिस्टेंस सेम है। मतलब मिड कॉलम से लेके कैंटिलीवर की और वापस से मिड कॉलम से लेके एंड कॉलम की जो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैंटिलीवर की डिस्टेंस अगर देखा जाए तो उस सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अगर ये कैंटिलीवर से आगे है तो नॉर्मली एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो अपनी स्ट्रक्चर को स्टेबल और बिल्कुल एक स्टेबल पोजीशन में रोकने के लिए यूज होता है। पर ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा अगर ये कैंटिलीवर इतना आगे निकाल देंगे। तो पहली मिस्टेक ये थी कि इसका ये जो कॉलम डिस्टेंस है ये बहुत ही ज्यादा गलत थी कि कैंटिलीवर इसका काफी ज्यादा आगे निकला हुआ है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इधर की तरफ यहाँ पे एक नाला सा है, सीवर लाइन सी जा रही है, जिससे कि आपको ऑब्वियसली पानी बह रहा होगा, जो कि हो सकता है कि हमारी फाउंडेशन और प्लिंथ, जो इस बिल्डिंग की फाउंडेशन और प्लिंथ है, वहां शायद पानी सीप कर गया हो और वहां पर जो सोइल है उसको काफी वीक कर दिया होगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो हमारी फाउंडेशन है वो नीचे धंस गई हो और उसकी वजह से ये बिल्डिंग आगे की तरफ झुक गई हो। और ऐसा क्यों हुआ कि ये बिल्डिंग ट्रक के आने के बाद ही गिरी, उससे पहले क्यों नहीं गिरी? दोस्तों, ट्रक एक काफी हैवी व्हीकल होता है और जब ये वहां से गुजरा तो इसने काफी अच्छा खासा वाइब्रेशन हमारी बिल्डिंग को दिया, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन के पहुंचते ही बिल्डिंग के पास में वो कोलैप्स हो गई पूरे तरीके से। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर तीन मेन फैक्टर होते हैं हमारी लैंड को लेके। पहली सोइल, टाइप ऑफ सोइल, दूसरा होता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल और तीसरा होता है हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इस बिल्डिंग में ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, या तो यहाँ की सोइल अच्छी नहीं थी, या फिर उसकी बियरिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं थी, या फिर उसकी फाउंडेशन की जो डेप्थ थी वो एडिक्वेट नहीं थी, हमारे पास इनसफिशियंट थी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें ये सारी गलतियां करने से रोक सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो था वो था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कॉलम डिस्टेंस का। दोस्तों, अगर हम किसी भी बिल्डिंग की कॉलम पोजीशन अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके अंदर कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 15 फीट। अगर हमारी डिस्टेंस उससे आगे जा रही है तो हमें कॉलम की पोजीशन को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, वरना हमारे पास बकलिंग और क्रशिंग दोनों की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो और अगर हम, दूसरी बात ये कि अगर हम कैंटिलीवर दे रहे हैं तो उसे भी कॉलम डिस्टेंस और कॉलम की स्ट्रेंथ, मतलब कि जो हम उसमें सरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस डाया का प्रोवाइड करवा रहे हैं और रिइंफोर्समेंट हम उसमें कैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से की जाती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो आती है सिविर लाइन की, या फिर किसी भी टाइप का हमारे प्लिंथ या फाउंडेशन में पानी सीप कर जाता है, वाटर सीपेज हो जाता है, तो हम उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? दोस्तों, इसे प्रिवेंट करने के लिए प्लिंथ के लिए प्लिंथ प्रोटेक्शन या फिर एटीटी मतलब एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास जो वाटर सीपेज होता है वो हमारे पास बिल्कुल फाउंडेशन में नहीं होगा। इसकी वजह से हमारे पास कोई भी डिफ्लेक्शन किसी भी टाइप का फाउंडेशन में नहीं आएगा और हमारी जो मिट्टी है वो भी वहीं की वहीं जमी रहेगी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के साथ में। तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो हमारा ये था कि फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है, उसके अलावा सोइल बेरिंग कैपेसिटी, टाइप ऑफ सोइल जो होती है वो किस तरीके से क्या देखी जाती है और कैसे देखी जाती है। तो दोस्तों, जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है, जैसे कि ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो नॉर्मली 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम फाउंडेशन डेप्थ देते हैं 5 to 6 फीट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ सॉइल एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सोचेंगे कैसे निकाले, उसके लिए जियोटेक्निकल इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, काफी खर्चा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आप अपने जियोटेक्निकल इंजीनियर को ही बुलाओ। अगर आपका आर्किटेक्ट या इंजीनियर थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड है
तो वो मिट्टी को हाथ में लेके ही बता देगा इसकी बियरिंग कैपेसिटी कैसी है, क्योंकि ये एक खूबी अपने आप टाइम के साथ एक्सपीरियंस में आ जाती है। और दूसरी बात, टाइप ऑफ सॉइल तो हर सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग उसकी लोड कैपेसिटी होती है, तो डिफरेंट सॉइल्स की उसके अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे ब्लैक सॉइल होती है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है, तो अगर वैसी सॉइल हमारे पास है तो हम बिल्डिंग के अंदर हमारी फाउंडेशन की डेप्थ को नीचे और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर 5 to 6 फीट है तो हम उसे 3, अगर बियरिंग कैपेसिटी हमारी कम है या फिर सॉइल थोड़ी डिफरेंट टाइप की है जिसकी लोड बियर नहीं कर पाएगी, तो हम उसकी फाउंडेशन की डेप्थ को काफी अच्छे से बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी हमारे पास में जो कि इस बिल्डिंग को डिफाइन किया। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स और फन के लिए जुड़े रहिए आपके बैक बेंचर के साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।